बेटा चाइना के बारे में वी ऑल नो एज अ इमेज कि चाइना एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, चाइनीज प्रोडक्ट्स आते हैं, हम उनको खरीदते हैं। बट हाउ चाइनीज इकोनॉमी इज बिल्ड ओवर द इयर्स, हाउ वाज द ग्रोथ प्रोग्रेस ऑफ चाइना। इनको भी इंडिपेंडेंस लगभग इंडिया के साथ में मिली। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस 1947, चाइना को इंडिपेंडेंस कब मिली? 1949। चलो हाँ बेटा हिस्ट्री को कर पढ़े अरमान जी। China is one of the world's oldest people and continuous civilization. सिविलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, ठीक है, Consisting of states and cultures डेटिंग बैक dating back मोर देन 6 मिलेनियम टू द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। इनके यहाँ पे जो गवर्निंग पार्टी है उसका नाम क्या है? पीआरसी। बेटा जब चाइनीज प्रोडक्ट पे बैन लग गया था ना, तो लोग ऐसा कुछ एक पैटर्न स्टार्ट हो गया था कि पीपल स्टार्ट सीइंग द लेबल कि मेड इन चाइना है तो उसको छोड़ दो। तो व्हाट दे डिड, दे स्टार्ट मेकिंग राइटिंग मेड इन पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो लोगों को नहीं नॉलेज अवेयरनेस थी, तो वो उनके पीआरसी के टैग में गुड्स बिकना शुरू हो गए, ठीक है ना। तो पीआरसी इज द नेम, ठीक है। इट वाज कॉमनली नोन एज चाइना, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टेट, एज अ कंट्री, एज अ नेशन इन 1949। सर पर इंपोर्ट तो चाइना से ही होते होंगे ऑब्वियसली फिर वो ऐसे ना, हम डब्ल्यूटीओ का पार्ट है, हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जी रहे हैं। हमने टर्म एंड कंडीशन साइन की थी 99 में कि हम बाहर की कंट्रीज के लोगों को भी हम अपने कंट्रीज में सामान बेचना अलाउ करेंगे, हम टैक्सेस लगाएंगे उसके ऊपर। वर्ल्ड टैरिफ्स के अकॉर्डिंगली हम कितने टैरिफ्स लगाएंगे वो डब्ल्यूटीओ में 1995 में एग्रीमेंट कर लिया। तो इसलिए हम डायरेक्टली मना नहीं कर सकते आज, अनलेस एक्ट ऑफ वॉर हो तो तब हम मना कर सकते हो कि यहाँ से कुछ नहीं आएगा गवर्नमेंट की, ठीक है ना। या नेशनल सिक्योरिटी हो तो गवर्नमेंट बैन कर सकती है कि ये कंपनी से सामान नहीं लिया जाएगा। बट ओपनली यू कैन नॉट से दैट हम इनसे मना करेंगे। अब यूएसबी क्या कहता है? सैंक्शन, इसको इकोनॉमिक सैंक्शंस कहा जाता है कि हम इकोनॉमिकली इनके साथ डीलिंग नहीं करेंगे। जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई तो वेस्टर्न कंट्री यूरोप ने मिलकर क्या किया? रशिया पे सैंक्शंस लगाए कि हम रशिया से सामान नहीं लेंगे। कैसे लगाए सैंक्शन? टैक्सेस बढ़ा के, इंपोर्ट टैक्सेस बढ़ा के, डबल ट्रिपल करके। पॉलीगार्ड्स होते हैं, पॉलीगार्ड्स मतलब द बिलियनियर्स ऑफ दैट कंट्री, उनके एसेट्स को सीज कर दिया अपनी कंट्री में, ठीक है ना। लेकिन रशिया ने बीइंग स्टैंड अलोन एशियन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, इनके साथ मिलकर ट्रेड करना जाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी नीड्स को पूरा किया, ठीक है ना। वो एक अलग चीज होगी, ठीक है। हम डायरेक्टली ऐसे मना नहीं कर सकते कि हमने किस चीज में जाना है, ठीक है। आगे है चाइना अडॉप्टेड स्टेटिज्म। चाइनीज गवर्नमेंट पीआरसी ने अपने आप को एज अ स्टेट डिक्लेयर किया कि हम पूरी कंट्री एक ही स्टेट है। दे थिंक ऑफ द एंटायर कंट्री एज अ स्टेट व्हिच इज सब डिवाइडेड इनटू टेरिटरीज, डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑल दैट, ठीक है ना। इसको हम कमांड भी देते हैं। कमांड का मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की कमांड होगी वैसे ही चलेगा। अब यहाँ पे आप देखते हो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ही अलग है। इंडिया की डेमोक्रेसी है। चाइना में पहले कम्युनलिज्म होता था, फिर कैपिटलिज्म के ऊपर बात है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ कैपिटलिज्म और कम्युनलिज्म। बट जब एक गवर्नमेंट कहती है कि मैं राजा हूँ या मैं ही ओनली सोल डिसाइडर हूँ, लीडर, सुप्रीम लीडर कहता है, तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों को रिसोर्सेज में मिले, लोगों तो उस चीज को शो करना, फुलफिल करना भी उसी की ड्यूटी बन जाती है, ठीक है। ऑनरशिप ऑफ ऑल द रिसोर्सेज वेस्ट विद स्टेट, यानी कि कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लैंड है, लेबर है, जैसे पीआरसी एस्टैब्लिश हुई, इसकी सारी की सारी ऑनरशिप किसके पास चलेगी? चाइनीज गवर्नमेंट के पास चलेगी। तो पीआरसी क्लेम्स कि उनके पास सारी की सारी कंट्री के एसेट उनके नाम पे बिलोंग करते हैं, वो लोगों को यूज करने के लिए देते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में ऑनरशिप जैसे हमारे नाम पे एग्जिस्ट करती है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसे वहाँ पे ऑनरशिप गवर्नमेंट की होती है, कलेक्टिव ऑनरशिप होती है। तो गवर्नमेंट जब मर्जी जाए आपसे वापस ले सकती है। बेटा थिंक ऑफ 100 years from now, शायद जिस घर में हम रह रहे हैं, जिस जगह पे हम प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, वो शायद आपकी फैमिली में से किसी के पास भी ना हो। आप विलफुली उसको सेल कर दो, आपके डिसेंडेंट सेल कर दें या गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर ले, ठीक है ना। स्ट्रीट पढ़ा था हमने, जिसका कोई बिल नहीं होता तो गवर्नमेंट ले लेती है, पर अगर गवर्नमेंट को नेशनल इंटरेस्ट लगे तो तब भी गवर्नमेंट लेती है। लेकिन हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है कि गवर्नमेंट को उस पर्सन को कंपनसेट करना पड़ेगा टू अ फेयर अमाउंट। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, या पहले नहीं था ऐसा। अब कुछ राइट्स वहाँ पे भी स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ पे भी रेवोल्यूशन हो रही है। इंटरनली पीपल आर रिवोल्टिंग अगेंस्ट दैट स्टेटिज्म, वन पर्सन कंट्रोल, वन पार्टी कंट्रोल। लेकिन अभी भी वो बहुत पीछे हैं डेमोक्रेसी से, ठीक है। द स्टेट इज टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी,
इंडिया में डिसाइड करते हैं या तो गवर्नमेंट या तो फ्री मार्केट फोर्सेस। अब प्राइवेटाइज के आने के बाद फ्री मार्केट फोर्सेस चलते हैं, इसका मतलब इकोनॉमिक डिसीजंस कि कंट्री में क्या क्या प्रोड्यूस होगा, व्हाट, हाउ एंड व्हेन, ये कौन डिसाइड कर रहा है? चाइनीज गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, पीआरसी डिसाइड कर रहा है। उनको लगेगा कि वॉरहेड्स बनाने हैं तो वॉरहेड्स बनाएंगे, उनको लगेगा कि एग्रीकल्चर में काम करना है तो एग्रीकल्चर में करेंगे। उनको लगता है अब कोविड के टाइम पे कितना सारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्लेम किसके ऊपर गया? चाइना पे। बायोडिग्रेडेबल वेपन्स बना रहे हैं वो लोग, नई चीजों में वो आगे हैं। उसके बाद प्रेफरेंसेस और सिलेक्शन ऑफ पॉलिसी अडॉप्शन किसके पास है? चाइनीज की सिंगल अथॉरिटी के पास है। नेक्स्ट लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करो। द डेवलपमेंट पाथ ऑफ चाइना स्प्लिट इनटू 2 पीरियड्स। चाइना के डेवलपमेंट को हम 2 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, वन इज बिफोर 1978, वन इज आफ्टर 1978। ठीक है, 1978 वाज द ईयर जब चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, नाम सुना है सबने, ये वन ऑफ द रिनाउंड प्रेसिडेंट। ठीक है, 1972 में फर्स्ट टाइम विजिट किया उन्होंने चाइना में। सीइंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड लैक ऑफ मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज, दे प्रपोज्ड आउट देम टू ओपन देयर इकोनॉमी। पर चाइना भी 1978 से पहले क्या था, अपनी इकोनॉमी को बंद रखने में, क्लोज रखने में बिलीव रखते थे। तो आफ्टर कंटिन्यूअस एफर्ट देयर वर सर्टेन मीटिंग्स इन 74, 76, फिर 1977 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था कि गैट वाज फॉर्म्ड, GATT, गैट वाज फॉर्म्ड व्हिच अल्टीमेटली नाउ इज कॉल्ड WTO। तो उस गैट की फॉर्मेशन के बाद चाइना को अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। उन्होंने कोई डिफॉल्ट में आगे नहीं किया जैसे इंडिया डिफॉल्ट करने वाला था, लेकिन वो भी स्ट्रेस्ड इकोनॉमी थी। स्ट्रेस्ड इकोनॉमी मतलब लोगों के पास खाना नहीं है, कंट्री के पास रिसोर्सेज नहीं है, स्किल नहीं है, गुजारा हो रहा था उनका, पर ये नहीं था कि उधार भी था, पर इतनी भी बुरी हालत नहीं थी कि बैंकरप्सी होने वाली थी। तो इसका मतलब हमने अपने फेलियर होने से पहले उसको अडॉप्ट किया। इसका मतलब 1978 में चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने इकोनॉमी को ग्लोबलाइज किया, प्राइवेटाइज किया, लिबरलाइज किया, और 10 से 20 साल, और 1978 से लेकर 1993 तक चाइना ने अपने आप को क्लोज इकोनॉमी ही रखा विद द बेनिफिट्स ऑफ अदर स्टेट्स। अदर स्टेट्स मतलब फॉरेन से स्किल इंपोर्ट कर लेना, फॉरेन से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर लेनी अंडर आवर कंट्रोल। तो उन्होंने 15 साल ये सब कुछ सीखा पहले, ठीक है ना। ऐसा नहीं कर दिया, ओपन कर दिया तो जिनको आता था वो आगे काम करने लग पड़े, जब वो चले गए तो इकोनॉमी में से डिप्राइव हो गया। इंडिया में ऐसा हुआ, तो उन्होंने अपने टीचर्स, स्कॉलर्स, अपने डॉक्टर्स, उनको भेजा वेस्टर्न कंट्रीज, एक्सचेंज प्रोग्राम चलाए, ठीक है ना, आज भी चलते हैं, आज इंडिया के भी चलते हैं। तो उन्होंने एक प्लान्ड वे में पहले अपना ह्यूमन रिसोर्स तैयार किया, अपनी इंडस्ट्री के लिए सेटअप तैयार किया। उसी के इफेक्ट के बाद 93 के बाद उन्होंने ओपन की 100% इकोनॉमी, और 2003 के बाद तो उनकी इतनी कैपेसिटी बिल्डअप हो गई वो पूरी दुनिया को सप्लाई करना शुरू हो गई। फिर टुक 30-40 इयर्स फॉर देम। 1980 से लेकर आज हम 2024 पे खड़े हैं, तो 45-50 इयर्स में जाके उन्होंने इतना सेटअप बनाया। तो तभी कहा जाता है कि इंडिया की इकोनॉमी भी अगले 20 से साल चलेगी, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी फ्रॉम 2005 और 10 ऑनवर्ड्स उस पाथ पे चल पड़ी, ठीक है। चलो, द डेवलपमेंट पाथ ऑफ चाइना स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, प्री 1978 एंड पोस्ट 1978। इसको प्री पीरियड पहले वाला पीरियड कहते हैं, इसको पोस्ट वाला कहते हैं। चैप्टर इसको रीड करें। During the pre-1978 period, 2 major events defined China's path of development. इस टाइम में 2 इवेंट हुए जिन्होंने पूरी की पूरी इनकी ग्रोथ को डिफाइन किया। कौन कौन से थे? एक है Great leap forward. ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इसको याद रखना, ये 3 नंबर में दोनों में से एक पक्का आना है, 100% पेपर में आता है, फ्री कोड में भी आता है। दूसरे वाले का क्या नाम था? Great Procrustation. प्रोलेस्ट्रिन, Procrustation. PROLELE बेटा। So writing mashallah. SC. प्रोलेस्ट्रिन कल्चरल रेवोल्यूशन, ठीक कर लो, तभी मैंने बोला है। तो अभी मैंने सिर्फ कैटेगरीज बताई कि चाइना में PROLETRA है, यहाँ पे बेटा लीडरशिप शिफ्ट हुआ था। माओ जिनपिंग एक लीडर था, ठीक है ना, मियाओ वाला माओ नहीं, याद है। तो माओ जिनपिंग ने, करेंगे इसको डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आओ। ड्यूरिंग द पोस्ट 1978 पीरियड, द चाइना इंट्रोड्यूसेस इकोनॉमिक रिफॉर्म पार्शियली एक्सेप्टिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी। तो यहाँ पे हमने मार्केट इकोनॉमी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया।
बेटा उस पे जाते हैं, पहले आप कैटेगरी तो स्ट्रक्चर समझ लो ना, डिटेल में क्या हुआ कब हुआ बाद में बात है, पहले स्ट्रक्चर समझो ना। 78 से पहले ये दो चीजें चली, 78 के बाद क्या हुआ, हमने मार्केट इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट किया, तो हमने क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की विद रिलायंस ऑन एफडीआई। तो हमने क्लोज से कहां पे गए, हम ओपन इकोनॉमी पे गए विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किसके साथ गए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या हुआ, ये इसके अंदर क्या क्या डिस्कशन थी। ग्रेट लीप फॉरवर्ड में जो था, इट वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1958 टू 1965। इसका ड्यूरेशन कब तक रहा, 1958 से लेकर 1965 तक, एंड 1965 से लेकर और 66 से लेकर 76 तक ग्रेट इंडस्ट्रियल कल्चर रेवोल्यूशन था। तो ये 76 से 7 76 ठीक है। अब इन दोनों के अंदर ना बेसिकली जो रूल कर रहा था, क्योंकि स्टेटिज्म है, जो लीडर कहेगा वही होगा, तो वो जो रूलिंग पार्टी थी वो बहुत ज्यादा कल्चर शिफ्ट हुई। कभी आपने वो नागालैंड के बारे में पढ़ा है कि वहाँ पे पॉलिटिकल कैसे इंस्टेबिलिटी है, दो कम्युनिटीज रहती हैं, जॉन से एक पावर में आते हैं और दूसरे को सप्रेस करती है। देयर इज सोसाइटी सिविलाइजेशन का, एग्जिस्टेंस का, प्रिंसिपल्स का, कल्चर्स का अलग डिफरेंशिएशन है। हमारी कंट्री को क्यों बेहतर कहा जाता है, हर कल्चर के लोग साथ में रहते हुए अपनी इंटेग्रिटी बनाते हुए, पर्सनल इंटेग्रिटी बनाते हुए दूसरे कल्चर्स को भी रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा है कि वो अपने कल्चर को ही सुप्रीम मानते हैं और अदर कल्चर्स को अबॉलिश, सप्रेस या कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाई इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट कल्चरल रिच स्टेट। हम किसी के कल्चर को सप्रेस नहीं कर रहे, हम अपने कल्चर के साथ साथ दूसरा, एक दो सिमिलर कल्चर शायद साथ अलग कर दूसरे कल्चर का पर्सन होगा और कभी भी एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे। दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज क्रिएटेड, ठीक है ना। अब इनके अंदर क्या क्या हुआ इसको एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको आज क्या हो गया, कितना टाइम हो गया, चलो फिर इन दोनों को कल डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो इन दोनों को आज रीड करके आना बेटा, हमने कल से यही डिस्कस करना है और एक्सपीरियंस उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो 5 मिनट ब्रेक लेने